तो चलिए नमस्कार। आपके स्क्रीन पे एक बढ़िया कलरफुल डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। मल्टीपल कलर्स बनाया गया है ना। लिखा है आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2020। मतलब इस डॉक्यूमेंट को आए भी 4 इयर्स हो गए हैं। अब इतना पुराना डॉक्यूमेंट्स आज पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप तैयारी कर रहे हो जूनियर इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की। GSSB की वैकेंसी है और ये 4 से 5 स्कीम्स हैं। इसमें एक एक्ट भी है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं को दिया गया है। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। बाकी सारा आप सिलेबस देखोगे तो इतना सारा सिलेबस है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 20 आने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे 20 आने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे 20। मतलब कुछ छोटे टॉपिक पढ़ के आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। और इनको पढ़ना भी मुश्किल है, इसको पढ़ना भी आसान है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कुछ एक्ट्स हैं और कुछ स्कीम्स हैं। तो एक्ट को पढ़ते टाइम थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो लीगल लॉ की लैंग्वेज है। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे टू बी स्पेसिफिक वहीं से रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। डाटा स्टैटिक्स इवन वर्डिंग का भी ध्यान रखा जाता है, कोई चेंज नहीं करता कि मीनिंग चेंज ना हो जाए। पर स्कीम्स में ऐसा नहीं होता है। स्कीम्स में थोड़े से आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर की भी मिल सकती है। जरूरी नहीं कि जो जो स्कीम के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो वहीं से क्वेश्चंस आए। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है या क्या हो सकती है, उस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स मीन मेरे कहने का पर्पज बस इतना है कि इसको थोड़ा सा ब्रॉडर मतलब होरिजेंटल करके आपके दिमाग को सोचना है, वर्टिकल करके नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें डिटेल में उससे पहले हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड से नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये आत्मनिर्भर गुजरात से पहले कहीं ना कहीं हमने आत्मनिर्भर भारत पढ़ा था। और ये मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम्स में आती थी। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, चारों तरफ इसका एडवर्टीजमेंट चल रहा था। ये हाँ हाँ ये वही वाली है। ये वही वाली स्कीम्स है जो आपके आत्मनिर्भर गुजरात के बैकग्राउंड में, जो मैं बातों यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें मेंशन किया गया है। क्योंकि ये आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। डजंट मैटर कि आत्मनिर्भर भारत आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। एकदम अक्षरशः सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है। और आजकल ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप मतलब समझ रहे हो ना। हाँ बस समझ जाओ। बैकग्राउंड में आता है आजादी का अमृत महोत्सव। आपने ये खूब सुना होगा कुछ टाइम पहले कि आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। क्यों सेलिब्रेट हो रहा है? क्योंकि हम अपने इंडिपेंडेंस का 75 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मतलब जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं भाई। कुछ लोगों के लिए मतलब जिन्होंने आजादी नहीं देखा उनको तो नहीं कह सकते, पर अभी भी कुछ लोगों के लिए देश वैसा ही है जैसा तब था। मतलब जो फैसिलिटी तब थी आज थी, अब देख ही रहे हो क्या क्या कुछ चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों का बनाया हुआ आज भी खड़ा है, हमारा बनाया हुआ गायब हो जा रहा है, पंखे लगाने पड़ रहे हैं। खैर, विजन जो है हमारा मतलब हमारी गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का स्पेशली, कि 2047 तक हमको विकसित भारत दैट्स मीन की एक डेवलप्ड नेशन बनना है। क्या डेवलप्ड नेशन बनने की क्या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है भाई? क्या कुछ पर कैपिटा इनकम की क्राइटेरिया कि इतना पर आदमी के ऊपर आ जाएगा ना? कर्जा नहीं भाई, इनकम। ठीक है, हमारे लोग पैदा होते ही कर्जावान हो जाते हैं, वो अलग बात है, पर यहाँ पे हम इनकम की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? ऐसा सच नहीं भाई। अभी तो हम बेसिक लाइवहुड के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए खाना हो, पीने के लिए साफ पानी हो, और एक चीज अब रहने के लिए घर हो, और उसमें एक चीज और ऐड हो गया है कि सांस लेने के लिए साफ हवा हो। ठीक है, तो उसके लिए लड़ रहे हैं। बट स्टिल भाई सरकार है, आप लड़ते रहो, पर सरकार ऐसे थोड़ी बैठेगी। पहले भी लड़ रहे थे हम, पर लड़ रहे थे उसके साथ भी डेवलपमेंट का काम तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो हम नहीं बैठ सकते कि नहीं पहले गरीबी हटाएंगे फिर सड़क बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, करना पड़ता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारा विजन था
इन विजन्स को देखते हुए हमने कहा कि भाई ये कैसे पूरा होगा? अगर आपको डेवलप्ड बनना है तो काम कैसे, जैसे घर को डेवलप करना है तो घर में 4 मेंबर है तो कमाना पड़ेगा ना चारों को। एक कमाएँगे बाकी 3 ठलुओं की तरह बैठ के खाएँगे तो कैसे घर डेवलप होगा? वो तो बेचारा खिलाने में ही चला जाएगा। और हमारे देश की हाल वैसे है। कुछ ही लोग कमाने वाले हैं, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो एक इनकम टैक्स पेइंग आदमी को मिलता क्या है? भाई ना चलने के लिए रोड मिलती है, उसका वो अलग से टैक्स देता है व्हीकल का, टोल अलग से देता है। ना वो बीमार पड़ेगा तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, ना ही उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, ना ही वो कोई सरकारी फैसिलिटी यूज़ करेगा। जो यूज़ करेगा वो पे करके यूज़ करेगा, तो टैक्स किस बात का दे रहा है? बस तो हमारा भारत महान रहोगे कहने के लिए तो चाहिए ना, ठीक है। तो विकसित कैसे बनेगा? विकसित बनने के लिए अल्टीमेटली भाई आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट का एक एम था कि भाई पहले एक काम करो कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाएं, इंपोर्ट को घटाएं, पर हो नहीं पाया है। अभी मैं रिसेंटली ये सब बनाने के लिए डाटा देख रहा था कि चाइना को हम कोसते रहते हैं, हम चाहते हैं कि चाइनीज से हमारा जो इंपोर्ट है वो घटे, पर वो इंपोर्ट अब 2 गुना से 3 गुना हो गया है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आत्मनिर्भर की जगह पे हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो स्टार्टअप इंडिया में कंपनी रजिस्टर हो रही हैं, वो भी बेसिकली क्या कर रही हैं, वहीं से मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ गुड्स लेके आती हैं और यहाँ पे असेंबल करके अपना लोगो लगा के बेचना शुरू कर देती हैं। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, पर हमारे पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बन पाए हैं। मैं आपको बताऊं थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए हैं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुआ जब हमारे पास मशीनरी पावर आया, हमने एनिमल को हटा के इंजन बना लिया, अब इंजन पे काम करने लगे, हमारे पास इंजन आ गया, तेजी से काम होने लगे। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो ये जो पहले कोयले या दूसरे फॉसिल फ्यूल से चलते थे, उस इंजन की एफिशिएंसी हमने बढ़ा लिया, चीजें फास्ट हो गई। सेकंड आया जब आईटी आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटर आया, तो कम्युनिकेशन हमारा फास्ट हो गया, चीजें तेजी से डिलीवर होने लगी। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इसमें हमने क्या किया भाई, ये हमारी आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब इंडस्ट्री 4.0 के जो भी टूल्स हैं, आईआईओटी है, मशीन लर्निंग है, एआईएमएल, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ। सेकेंड कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ। थर्ड कहाँ पे हुआ? कंप्यूटर, आईटी, वट एवर दैट, ये सब कहाँ से देख रहे हो? या इंफॉर्मेशन या सोशल मीडिया सब कहाँ से आई? अमेरिका से आई। और जो अभी हो रहा है फोर्थ या इसके बाद फिफ्थ वाला जो कह रहे हो आप, ये सब कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, जापान, ताइवान, चाइना, दीज आर द कंट्रीब्यूटर। कम से कम वो सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं तो उसका हार्डवेयर बना रहे हैं। पर एज ए इंडियन हम क्या कर रहे हैं? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया एआई के नाम पे, आपको पता ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वैसे ही कर रहे हैं। आप कहोगे सर स्कीम पढ़ाने आए हो कि देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं आपको सही बात बताने आया हूं ताकि इस टॉपिक का पर्पज आप समझ पाओ, इसका हार्ट क्या है, ये कहना क्या चाह, करना क्या चाह रहा था, आप वो समझ पाओ, और क्या हुआ है, हम कहाँ तक कंट्रीब्यूटर बन पाए हैं। तो सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर होने का पर्पज यही था कि हम इकोनॉमी में आत्मनिर्भर हों, और इकोनॉमी में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको छोटे छोटे डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इकोनॉमी में फास्ट ग्रोइंग चाहिए। हम 6-7% से नहीं, हम 11-12-13% से बढ़ने चाहिए। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका रुपीज स्ट्रेंथन होगा, रुपीज स्ट्रेंथन होगा, तो जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है, एक तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, ये आपका फायदा हो रहा है। दूसरा, आपका रुपीज जो स्ट्रेंथन हो गया है, उससे जो दूसरी सर्विसेज आप खरीदोगे उसके लिए आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू आ जाएगा। पर वो भी हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़े स्लो हैं, या आप कह सकते हो बहुत स्लो हैं, आपका ओपिनियन है, जो भी कह लो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में लिटरली बहुत तेजी से हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी थी, क्वालिटी जो मेंटेन करना चाहिए था कि उसको 50 साल, 100 साल बिना डैमेज हुए चलना था, वो 5 दिन 10 दिन नहीं चल पा रहा है। आप कह सकते हो कि मतलब बिजनेस और नेताओं की मिली भगत, व्हाट एवर दैट, हमारी चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होनी चाहिए थी, पर कितना टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है? बाबा जी लोग का बोलबाला है, खैर समोसा ग्रीन चटनी से खाओ, पूरी कृपा वहीं रुकी हुई है।
उस कृपा को थोड़ा सा हटा के जो हमारा दिमाग है, हमारे लोगों का जो दिमाग है, और एक बात और ध्यान रखो आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, ये मैं थोड़ा सा जोड़ के आपको समझाता हूँ दोनों का। वो दिमाग हम फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी स्पिरिचुअलिटी में ही डूबे जा रहे हैं। अगर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर देता है तो भाई उसके ऊपर अलग ही, वो जेल में जा सकते हो आप, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे केवल रोड बनाना नहीं है। केवल रोड बना के क्या करोगे, खाली पड़ी रहेंगे भाई। जब तुम्हारे लोगों के पास औकात ही नहीं है गाड़ियां खरीदने की, जब तुम्हारे लोगों के पास औकात ही नहीं है गाड़ियां बनाने की, जब तुम्हारे लोगों के पास औकात ही नहीं है प्रोडक्ट बनाने की, जब तुम्हारे लोगों के पास औकात ही नहीं सेल करने की, तो होगा क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है, ये तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसर्च लैब डेवलप हो आपके यहाँ पे, अच्छे स्कूल्स बने, अच्छे यूनिवर्सिटीज बने, जहां से नॉलेज आए, रिसर्च पेपर्स आए, पेटेंट्स आए, टेक्नोलॉजी डेवलप हो। वो होता है सेल्फ लैंड, या क्या कहें, आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर बनाना नहीं होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो चीजें, टेक्नोलॉजी मतलब जैसे हम इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0 की तरफ मूव कर रहे हैं, चीजों की मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी से हो। और हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी मॉनिटर करने जाता है तो वो पैसे खा के आ जाता है, और मॉनिटरिंग अपनी जगह पर हो रही है। आप आजकल आप देख ही रहे हो, फूड अल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, महाराष्ट्र में छापा पड़ रहा है, उस आदमी को सब लोग देवता मान रहे हैं कि भैया पहली बार हो जो तुम काम कर रहे हो, ठीक है। डेमोग्राफी डिविडेंड है, मोदी साहब कहते रहते हैं हम यंग हैं, जवान हैं, पर जब बच्चे यंग और जवान होंगे तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो देशद्रोही भी कहलाएंगे। खैर, तो प्रोटेस्ट नहीं करना है, उनको स्किल सेट देनी है, स्किल सेट देने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट देना है। एम्प्लॉयमेंट तब आएगा जब आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आएगी। सर्विस सेक्टर में हम ठीक ठाक कर रहे हैं, हालांकि वहां पे भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं। होपफुली वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, फिर से सर्विस सेक्टर में हम अच्छा करेंगे, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है तो थोड़ा चीजें जो है वो हिलती हैं। जैसे कंप्यूटर आया था, सब लोग कहते भाई 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर देगा, पर कुछ हुआ। मशीनरी आई तो कहते भाई 10 आदमी का काम एक मशीन कर देगी, आदमी तो खाली बैठेगा। बट देयर विल बी द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव आते हैं और नई चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। डिमांड मतलब हम एनर्जी में इंडिपेंडेंट बने, पर कितना इंडिपेंडेंट है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एनर्जी सेक्टर आई विल रियली अप्रिशिएट कि एनर्जी सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया है। नॉन रिन्यूएबल के साइड हम लोग बढ़े हैं, नियरली हम 50% पहुंच गए हैं, कि हमारी 50% जो डिमांड है वो नॉन रिन्यूएबल से कंप्लीट हो जा रही है। 50% अभी भी फॉसिल फ्यूल। हाँ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 50% के आसपास पहुंची है, ऑब्वियसली ऑपरेशनल कैपेसिटी उससे कम होगी। दुनिया में हम थर्ड लार्जेस्ट, आप कह लो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वाले देश हैं। आप कहोगे पहले पे कौन है, ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में आ रहा है वही चाइना। अभी सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हम थर्ड में है ना, कितना अच्छा फील हो रहा है कि बाबा जापान को पीछे छोड़ दिया, यूरोप को, यूरोपियन यूनियन सबको पीछे छोड़ दिया। पर आप देखोगे भाई, बस कंपैरिजन नंबर्स में करोगे तब शॉक सा लगेगा कि भाई हमारे पास 250 255 गीगावाट का इंस्टॉलेशन है, चाइना के पास कितना है, इसमें सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, उतना है चाइना के पास। यूएस भी हमारे 2 गुने के आसपास है। पर इस डिपेंड की भाई उनकी रिक्वायरमेंट है, बड़ा देश है, बड़ा प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, सॉल्व। बट स्टिल वी आर गोइंग गुड इन द रिन्यूएबल, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन सभी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिन्यूएबल पे भी पूछा जा सकता है, कितना अच्छा कर रहे हैं, कोई चीज न्यूज में रहे उस पे भी पूछा जा सकता है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत का वो क्या है, कि हम भाई सेल्फ रिलायंट बने, मतलब हम एनर्जी अपने लिए खुद प्रोड्यूस करें, किसी से भीख ना मांगनी पड़े। पेट्रोल और एथेनॉल की लड़ाई देख ही रहे हो आप। हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एथेनॉल को लाया गया ताकि जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल, वो कम किया जा सके। पर यहीं पे बात आती है इंटेंशन की, कि क्या हम इंटेंशनली ठीक तरीके का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, या फिर अल्टरनेटिव ढूंढने में भी हम अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। तो वैसे देश तो सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी में इंडिपेंडेंस। वही बात है कि हम एनर्जी में इंडिपेंडेंस, और आप मान के चलो, एक जो हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि विकसित भारत की कोई परिभाषा है, एक छोटा छोटा सा थोड़ा सा बैठता हुआ परिभाषा ये है
कि जो देश जितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसका जितना ज्यादा हिस्सा कंज्यूम कर लेता है, उसे हम उतना डेवलप्ड मानते हैं। क्योंकि एनर्जी ऐसे तो प्रोड्यूस कर नहीं पाओगे आप, और प्रोड्यूस करोगे तो ऐसे उसको वेस्ट जाने नहीं दोगे। जब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तभी प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा लगता है। तो जब प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर रहे हो तो ये एक इनडायरेक्टली हिंट है कि यू आर डूइंग ग्रेट इन प्रोडक्शन और अदर सेक्टर्स जहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। या आपके हाउस होल्ड के लोग जब एसी चला रहे हैं, दैट्स मीन उनके पास पैसा है। आपके घर के लोग जब फ्रिज चला रहे हैं, दैट्स मीन उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा होगा? वो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, कहीं पे बिजनेस कर रहे होंगे, दैट्स मीन उनका बिजनेस जॉब अच्छा चल रहा होगा। मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसी वजह से तो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम डेवलप हैं। ग्लोबल में कंपटीशन दे पाए, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें हम एज इंपोर्टर ना नजर आए, एक्सपोर्टर नजर आए। हमारा ट्रेड डिफिजिट हर देश के साथ ना हो, हर देश के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हो, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। मतलब इवन हमारे यहाँ पे अभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हालत है कि अभी हम कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में जिसको, मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये नहीं कहेगा कि आटा की रोटी हम खुद ही गेहूं उगाते हैं और रोटी बनाते हैं, तो हम खुद ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक हम बनाते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, छोटा से बड़ा कोई भी टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, सब में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो पोस्ट कोविड था ना, चाइना के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंसी पूरे दुनिया की बढ़ रही थी, और सडनली कोविड आ गया और उसमें चाइना की भागीदारी को देखा गया कि भाई ये चाइना तो दुनिया के साथ धोखा दे रहा है, चीजें सही बता नहीं रहा है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो गया चाइना और दुनिया के लोगों के पास। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी चाइना को खूब कोसा। तो जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, बहुत सारी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन यूनिट डाइवर्ट करने की सोचा, और उसमें इंडिया ने भी उनको लुभाने के लिए पूरा किया। तो बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में आई भी, पर हमारे यहाँ अगेन कॉर्पोरेट टैक्स था, उस टाइम बहुत ज्यादा था, 40% के आसपास था। अभी गवर्नमेंट ने घटा दिया, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी दिए हैं। तो अ, थोड़ा लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, पर अगेन हमारा अपना बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट स्टिल इसके अलावा बहुत सारे लोग वियतनाम चले गए, ताइवान में चले गए, बाकी जो दूसरी कंट्री हैं चाइना के आसपास उसमें चले गए, क्योंकि उनको ज्यादा फेवरेबल इंडिया नहीं लगा। इंडिया में एक चीज लोग मानते हैं कि हमारे देश में जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके वजह से हमारे देश में लोग इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरते हैं। आप कहोगे फिर भी तो इन्वेस्टमेंट आता है, उसका रीजन है क्योंकि हमारे देश का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी हर कंपनी यहाँ पे आना चाहेगी जो चीजें यहीं के बनाए, यहीं बेच दे, पैसा उठाए, बाहर भाग ले। तो वैसी तो कंपनी आना चाहेंगी। ठीक है। तो पोस्ट कोविड में थोड़ा हमारा फायदा हुआ, जो सप्लाई चेन रीअलाइंड हो रहा था, मतलब चीजें, इंडस्ट्री यहाँ से वहां जा रही थी। नया जैसे एप्पल आया हमारे पास, उसके बाद ही आया। टेस्ला की बात हुई, फिर पंगा हुआ, फिर बात हुई। ठीक है। ये सारी चीजें जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जाइंट्स हैं, अपने सैमसंग ने अपनी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में डाइवर्ट की। हालांकि उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है कि वो फुल्ली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या चीजें वहां से मैन्युफैक्चर करके लाके यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया के लिए, इंडिया ने कुछ हद तक यूटिलाइज किया। होपफुली हम और अच्छे से उसको यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास स्किल मैन पावर की भी कमी है, उस स्किल सेट को बढ़ाने के लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे अगेन स्कीम्स लेके आए, जैसे स्किल इंडिया स्कीम्स लेके आए। बाद में जो अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है कि इंडस्ट्री को देना ही पड़ेगा, हर इंडस्ट्री को, यंग आदमी को 12 मंथ का या 6 मंथ का इंटर्नशिप देना पड़े, अप्रेंटिसशिप देना पड़ेगा, ताकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो पाए। तो ये सब चीजें देश कर रहा है, मतलब हमारे देश की सरकार कर रही है। इजी डूइंग बिजनेस, बहुत सारे जो लीगल चीजें थी उसको वन विंडो से अटैच कर दिया गया। चीजों, लोगों को परमिशन के लिए बहुत भाग दौड़ नहीं करना पड़ा, चीजें आसान होने लगी। स्टार्टअप बढ़े भी, सरवाइव नहीं कर पाए। ये बहुत सारे स्टार्टअप, वो हर जगह होता है, कहीं पे भी 100-200 स्टार्टअप बनते हैं, दैट्स नॉट मीन कि सारे स्टार्टअप सरवाइव करेंगे, सारे यूनिकॉर्न बनेंगे, सारे एम्प्लॉयमेंट देंगे और सारे बेनिफिट्स करेंगे, ऐसा नहीं है। जब चीजें प्रोजेक्ट है, जब रिसर्च है, तो ऑब्वियसली फेल होगा। हमारे यहाँ भी फेल हुआ। ठीक है।
बर्डन घटाया गया, जो कंप्लायंसेस थे, बहुत सारे कंप्लायंसेस थे, बहुत सारे एक्ट्स को मर्ज करके एक एक्ट बना दिया गया, कंप्लायंसेस को आसान कर दिया गया। फिर प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स चलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमारे देश में प्रोडक्शन दोगे तो आपको ये बेनिफिट, मतलब टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा, एडिशनल पैसे दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टेट जैसे गुजरात जैसे, जहाँ पे टैक्सेस कम कर दिया गया। फिर पीएम गति शक्ति, मतलब एक मास्टर प्लान बनाया गया, अलग से रेलवे लाइन, अलग से फ्लाईओवर, अलग से रोड ब्रिजेस बनाए गए, इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए। फिर गुजरात का क्या कंट्रीब्यूशन है या गुजरात क्या है, तो गुजरात को भी सरकार ने एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे ढोलेरा है, अहमदाबाद के नियर बाई एरिया है, महसाना है, बड़ोदरा, इसमें बहुत सारी एरिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने पहले से वाइब्रेंट गुजरात ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आते थे, अपनी आइडिया पिच करते थे, सरकार उनको कैसे सपोर्ट कर सकती थी। फिर जो ऑफिशियल थे वही वाइब्रेंट गुजरात समिट में ही मिल जाते थे, डॉक्यूमेंटेशन, एमओयू, ईओआई, सब कुछ चीजें होती थी। अब हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स ऐसा करते हैं। ठीक है, तो गुजरात भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। आपको थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो गुजरात थर्ड नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग में, पर अपने जीडीपी का अराउंड 45 to 47% गुजरात मैन्युफैक्चरिंग से लेके आता है। मतलब एक दिस इज द ह्यूज अमाउंट, इसमें गुजरात पहले नंबर पे है। हालांकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में देखें या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में देखें तो महाराष्ट्र पहले पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, गुजरात थर्ड पे है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज हैं, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज और ऑपरेशनल, मतलब जो रजिस्टर्ड भी हैं और काम भी कर रही हैं। तो गुजरात इज डूइंग ग्रेट। बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स, जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 या 5.0 के जो हार्डवेयर्स हैं वो गुजरात में बनाए जा रहे हैं। गुजरात का एक अपना कल्चर है, एक अपना डीएनए है कि यहाँ पे सबको धंधा करना है, नौकरी नहीं करनी है। ये एक माइंडसेट है लोगों का। लोग बिजनेस बनाना जानते हैं, बिजनेस करना जानते हैं, ट्रेड करना जानते हैं, उसका उसका भी एडवांटेज है गुजरात के पास। पोर्ट्स हैं गुजरात के पास, मतलब जो इनका ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो गुजरात में आसान हो जाता है। ठीक है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज है यहाँ के लोग, एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। यहाँ के जो लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, मतलब रिलेशन में कहें तो कम करप्ट है। करप्ट तो पूरे देश की है, पर रिलेटिवली कम करप्ट है। वहां पे तो आपने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो आप इंडस्ट्री लगाने जाओ उससे पहले पैसा मांग लेते हैं आपसे कि भैया इतना करोड़ दोगे तब जाके तुम्हारा ये परमिशन मिलेगी। पकड़े भी गए हैं कई सारे लोग। फिर है सेक्टोरल लीडरशिप, कई सारी चीजें हैं जो गुजरात में पहले से, जैसे केमिकल, टेक्सटाइल, हीरा फैक्ट्री बहुत सारी थी, अब थोड़े से लैप्स होने लगे हैं, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों को गुजरात लीड कर रहा है। ठीक है, क्यों चाहिए भाई हमको आत्मनिर्भर गुजरात? अब एक परिवार में 5 लोग हैं, पांचों अगर इंडिपेंडेंट हो जाए, पांचों नौकरी कर रहे हैं, पांचों पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरा परिवार आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो उसी तरीके से है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गुजरात को भी है, और गुजरात को तो पहले होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, गुजरात मॉडल दिखाएंगे तभी तो जीतेंगे भी। हालांकि जीत लिया उन्होंने, अब इंडिया का मॉडल बना लिया है अपना, बट स्टिल गुजरात उनका होम स्टेट है। इसको इस वजह से भी प्रेशर फील होता है कि हमको अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, अदरवाइज लुटिया डूब जाएगी हमारी। ठीक है, तो नेशनल जो मिशन है उसको गुजरात को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब बदल दिए जाएंगे। प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, गुजरात में एक बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत आसानी से बन जाती हैं। जितने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उतना और कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे दो अननोन लोग मिलके भी कंपनी साथ चला लेते हैं, हमारे यहाँ अपने घर के लोग मिलके नहीं चला पाते हैं। यूपी बिहार में दो भाई अगर मिलके कंपनी खोले, कंपनी पैसा कमाने लगेगी, आपस में लड़ लेंगे पैसे रखने के लिए और अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखे हैं लिटरली दो दोस्त मिलके चला रहे हैं, तीन, एक एक इनके पास एक भूतिया इन्वेस्टर भी होता है जो कभी कंपनी में नहीं आता है, वो पॉलिसी वॉलिसी देखता रहता है सरकार की तरफ वाली, तो वहां से कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो भाई बहुत अच्छा इकोसिस्टम है स्टार्टअप के लिए। और नए इन्वेस्टर को मैंने बताया कि पहले से यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज होती है, जब पूरे देश में कहीं नहीं हो रही थी, मोदी साहब ने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था कि कभी तो आइए गुजरात में, पैसा लगाइए गुजरात में। ठीक है, फिर है फोकस ऑन ग्रीन,
मतलब हम रिन्यूएबल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, गुजरात भी रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहा है। जो ग्लासगो में समिट हुआ था वहां पे मोदी साहब ने प्रॉमिस भी किया था कि हम 500 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे 2030 तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। हम नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070, कब भैया? 2070 नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंच जाएंगे, मतलब फॉसिल फ्यूल बंद करना बंद ही कर देंगे, कंटिन्यूअसली रिड्यूस करेंगे। ये सब प्रोमिसेस थी, तो उसको गुजरात को भी अलाइन करना है उसमें, ठीक है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन है डिटेल में हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि गुजरात में एमएसएमई को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। लार्ज और मेगा इंडस्ट्री जो है, इमर्जिंग सेक्टर, जैसे मैंने पहले भी नाम लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको किस तरीके से गुजरात फाइनेंस और सपोर्ट कर रहा है। फिर है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, मतलब कोई भी इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो दैट्स नॉट मीन कि वो ए टू जेड सारे प्रोडक्ट खुद बना लेगी। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हमको चाहिए, वहां पे बनाने वाली छोटी छोटी कंपनीज भी चाहिए, नहीं तो वो काम हो नहीं पाएगा, स्टार्टअप हो नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको, सपोज करिए यूपी में आप चले जाओ और आपको एक वहां पे नमकीन की फैक्ट्री बनानी है, आप बहुत आसानी से नमकीन बना लोगे घर में, मतलब सिंपल है, गैस है, कढ़ाई है और बाकी इंग्रेडिएंट लाए, नमकीन बना लिए। पर जब आप इसको ब्रांडिंग और बेचना होगा तो आपको इसको रैपिंग चाहिए, रैपिंग पे ब्रांडिंग प्रिंटिंग करने वाला चाहिए, आपको मार्केट तक पहुंचाने वाला वेंडर चाहिए, सेल करने वाला चाहिए। ये सारी चीजें आपको वहां पे आसानी से नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, प्रिंटिंग वाला भी मिल जाएगा, ब्रांडिंग वाला भी मिल जाएगा, क्रिएटर भी मिल जाएगा जो आपका डिजाइन कर दे। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम बनता है ना किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए या पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो नट बोल्ट कौन बनाएगा भाई, स्क्रू कौन बनाएगा, उसके शॉकर्स कौन बनाएंगे, उसका फ्रेम कौन बनाएगा, उसमें जो ग्लास लगेगा वो कौन बनाएगा, उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए। हर काम तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं बना सकती, तो उसके लिए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी हमको डेवलप करना पड़ता है इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो वो भी है गुजरात में। एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो सपोर्ट करती हैं, उन स्कीम्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब लोग स्किल्ड हों, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो रोटेट होती रहे, ठीक है। चलिए, अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, हायर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, मतलब अल्टीमेटली काम क्यों कर रहा है आदमी कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी आए और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आए, एफडीआई भी आए, जो एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैं वो रिड्यूस हो, हम मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बने, हम सप्लाई में लीडर बने, ट्रांसपोर्ट में, एक्सपोर्ट में लीडर बने। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, मतलब दुनिया में जो चीजें, जो सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं वो हम बना पाए, दुनिया को हम एक्सपोर्ट करें, हमारे क्वालिटी पे लोगों को ट्रस्ट हो, इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाए, जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी से सॉल्व करें, न कि अनवांटेड लॉजिक से। और यहाँ पे वो सारी चीजें शॉर्ट में दिया गया है जिसका हमने डिस्कशन किया है। अब इसके बेसिस पे कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला है, आजादी का अमृत महोत्सव कब भाई, मतलब 75 ईयर हुआ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। टारगेट ईयर कब है, हम डेवलप्ड कंट्री या विकसित भारत कब तक बनेंगे, 2047 तक बनेंगे, और इसके लिए भी बहुत काम करने की जरूरत है हमको, अभी थोड़े पीछे चल रहे हैं हम लोग। Which of the following is not explicitly listed in the core dimension of आत्मनिर्भर भारत, इनमें से कौन मेंशन नहीं है? दैट इज, हम अपनी बाउंड्री सिक्योर करें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एनर्जी इंडिपेंडेंस हो, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, मतलब एक्सपोर्ट करें, हम क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, ये सब है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव इज प्राइमरली डिजाइन टू, किसके लिए बनाया गया भाई? लोगों को कहा गया है, इंडस्ट्री वालों को, भैया हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, हमारे यहाँ कंपोनेंट बनाओ, हम तुमको फाइनेंशियली फायदा देंगे। कोई हमारे यहाँ क्यों आएगा इन्वेस्ट करने या प्रोडक्ट बनाने, उसको कुछ फायदा दिखेगा तभी तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर, द पीएम गति शक्ति, ये किस लिए भाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। हालांकि यहाँ पे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, पर केवल उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, किसी देश को डेवलप बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम रिसर्च लैब, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, वो सब करना पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेशनल बिहाइंड सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट इन द पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमी बैकग्राउंड डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा ऐसा सजेस्ट करता है? तो ग्लोबल कंपनीज बिगेन डाइवर्सिफाई, बिल्कुल बात सही है। और स्पेशली जो लीडिंग कंट्री हैं यूरोप और अमेरिका, जो प्रोडक्ट बनाते हैं या टेक्नोलॉजी सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो लीड कर रही हैं, चाहे वो जापान हो, कोरियन हो, ताइवानीज हो, उन सभी ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। नेक्स्ट है गुजरात पोजीशन विद इन द इंडिया इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इज द बेस्ट डिस्क्राइब, किससे डिस्क्राइब होता है? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, हाईएस्ट शेयर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटकम, हाँ बिल्कुल है, बढ़ रहा है। बेस्ट डिस्क्राइब, अब ये मत कहना सर आपने तो बोला था कि थर्ड पे है, पर मतलब रिलेटिव ऑप्शन देख लीजिए, उनमें से वो जो ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज explicitly mentioned as the area of the Gujarat sector leadership in the background note, कौन है? यही वाला है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है। द कंसेप्ट ऑफ एंसेलरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? तो दैट इज सपोर्टिंग और सप्लायर, जो प्रोडक्ट बनते हैं, सप्लायर जो बेसिकली बड़ी इंडस्ट्री को जो सप्लाई करती हैं कंपनी छोटी, वो। नेक्स्ट है जो पंचमृत, ये कमिटमेंट, ये मैंने आपको पहले बताया ना, मोदी साहब ने जो 2021 में कमिटमेंट किया था कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बना लेंगे, अपने टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 50% हम नॉन रिन्यूएबल से लेके आएंगे, जो 1 मिलियन टन्स है कार्बन एमिशन हम रिड्यूस कर लेंगे 2023 तक, फिर हम आ, आ, कह सकते हैं 2070 तक एकदम जीरो एमिशन तक ले आएंगे, इस टाइप के जो कमिटमेंट हैं उन्हें कहते हैं। तो कहां पे किया था मोदी साहब ने? सीओपी, जो क्लाइमेट समिट थी उसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ डीकार्बोनाइजेशन, मतलब इनमें से बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो इंक्रीजिंग द यूज ऑफ, भैया ये जब बढ़ाओगे तो कार्बन एमिशन बढ़ेगा कि घटेगा? फॉसिल फ्यूल से तो कार्बन एमिशन बढ़ता है ना। Promoting technique that reduce the greenhouse gases, so B is the correct option. Employment link schemes as the policy that tool mentioned in the background are designed to, किसके लिए बनाया गया था? That is employment link. तो incentive industry based on the number of job created. गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि भाई ऐसी इंडस्ट्री को हम थोड़ा रिलेटिवली कम सब्सिडाइज करेंगे जो जॉब क्रिएट नहीं करती हो, जो ज्यादा जॉब, मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट ये कहना चाह रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग लेके आओ यार। एक कब तक तुम सर्विस देते रहोगे? व्हाइट कॉलर जॉब से कुछ नहीं होगा भाई, व्हाइट कॉलर जॉब तो डिपेंडेंट वाली जॉब होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे एग्जांपल बताता हूं कि आपके घर में कोई खाना बनाने वाली आती है, वो आपको सर्विस देती है, ठीक है, और आप जूता कपड़ा या जो भी है पहनते हो, आपके पास पैसे की कमी हो गई, और कमी इतनी हुई कि भाई मतलब या तो फटे कपड़े सिलवा लें पहन लें, या खाना बनाने वाली को छुड़ा दें। पहले क्या करोगे आप? खाना बनाने वाले को हटाओगे ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा होता है ना, जो एसेंशियल गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। या फिर कहीं पे कटिंग हो गई तो पहले सर्विस में होगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग या एसेंशियल सेक्टर में। कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जनरली वो ऐसी चीजें बनाती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि उसमें डिप्रेशन आए, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो या कम हो, बट सर्विस की तो फट करके हो जाती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाई एज द इमर्जिंग सेक्टर फॉर द न्यू एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत, अरे आत्मनिर्भर गुजरात तो बहुत प्रमोट कर रही है भारत सरकार भी, गुजरात सरकार भी। और भारत सरकार स्पेशली प्रमोट कर रही है कि गुजरात में बहुत सारी सेमी, अब जैसे माइक्रॉन आ गई, इन्फिनियन आ गई, टाटा ने अपनी एक अलग से ताइवान की कंपनी के साथ अलाइन करके ओपन कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाना शुरू कर रही हैं। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इजी डूइंग बिजनेस, का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं जो बिजनेस रिलेटेड रेगुलेशंस होते हैं, जो कंप्लायंसेस होते हैं, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि हर आदमी बिजनेस कर पाए और लाल फीताशाही इंस्पेक्टर गिरी से बचे। जैसे विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द आत्मनिर्भर गुजरात एंड आत्मनिर्भर
भारत, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उसको एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है? तो दैट इज आत्मनिर्भर गुजरात अलाइंड विद द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद द नेशनल विजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। Among which of the following which list as the expected outcome? क्या है बेसिकली? द हायर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन होगा मैन्युफैक्चरिंग का, गुजरात की पोजीशन स्ट्रेंथनिंग होगी। नेक्स्ट है आपका द बैकग्राउंड नोट्स आइडेंटिफाई द स्किल डेवलपमेंट प्राइमरली एज मीन्स टू। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी बाय प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्किल्स। जैसे हमारे यहाँ पे आईटीआईज में नए नए कोर्सेज आ गए हैं। आईआईटी और आईआईटीआई में दिल्ली आसमान का डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई reduction in the compliances burden is considered important to the attract industrial investment। ऑब्वियसली किसी को फालतू के इधर उधर दौड़ भाग नहीं करने पड़ेंगे परमिशन लेने के लिए, तो आदमी अपना काम शुरू करेगा ना, उसकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी गलत चीजों पे। मिनिमाइज आर लीगल बर्डन। ठीक है। 19 नंबर, इन कॉन्टेक्ट ऑफ द बैकग्राउंड नोड एफडीआई लिबरलाइजेशन प्राइमरली इन्वॉल्व। एफडीआई में क्या किया गया? बहुत सारे रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने कि क्या क्या करके आप फॉरन मतलब विदेशों से मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो रिलैक्सिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो रिलैक्स कर दिए, तभी तो हमारे देश के लोग ही बाहर में डमी कंपनी बना के उस कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि टैक्सेस बचा पाए और गायब छुमंतर। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे लोग इंटेलिजेंट है भाई, उनको पता है कि पैसा कैसे बचाना है। Which of the following is the best summarize the overall strategic intent of the आत्मनिर्भर भारत गुजरात फ्रेमवर्क as present in the background notes? मतलब जो भी हमने बैकग्राउंड डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से। तो क्या ऑप्शन है? टू पोजीशन ऑफ द गुजरात इज द सेल्फ रिलायंट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में लाना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बनाना है, भारत को विकसित भारत बनने में सपोर्ट करना है, गुजरात को विकसित बनाना है, ये सब करना है हमको। द पोस्ट कोविड ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट प्राइमरली क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। मतलब अपॉर्चुनिटी तो इंडिया के लिए क्रिएट हुई थी, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया एक उस समय पे भी और आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, लोगों को लग रहा था यहाँ इकोनॉमी बढ़ रही है। यहाँ पे अगर 100 मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमी तेज से बढ़ रही है, इसका एफडीआई से क्या लेना देना? आप थोड़ा सोच के देखो। आप एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया का ग्रोथ रेट 6% है, चाइना का ग्रोथ रेट मान लीजिए 4% है, यूएस का ग्रोथ रेट 2% है, दैट्स मीन कि अगर आप 100 रुपया आपके पास है एज इन्वेस्टर, आप इंडिया में लगाते हो तो एक साल बाद आपका रुपया हो जाएगा 106, यूएस में लगाओगे तो हो जाएगा 102 और चाइना में लगाओगे तो हो जाएगा 104। तो एज ए इन्वेस्टर आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहोगे? तो आप लगाना चाहोगे इंडिया में। तो इसे कहते हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया का इसका बेनिफिट मिला, इंडिया में लोग इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है। फिर इंटरनेशनल कंपनीज प्रीफर्ड कंट्री विद द इम्प्रूव बिजनेस रिफॉर्म्स। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। इंडिया कंपनीज के फेवर्स में रूल्स बना रहे थे ताकि लोग आए। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी। मतलब गति शक्ति वाला, ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट गुजरात कंपैरेटिव इंडस्ट्रियल एडवांटेज? क्या है? गुजरात के पास मेजर पोर्ट्स हैं, हाँ लॉजिस्टिक में हेल्प करते हैं, यहाँ के लोगों में ही बिजनेस है, दिमाग में है भाई। हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग छोटी सी दुकान खोलेंगे ना, उसमें भी 10 लाख रुपया का इंटीरियर करवा देंगे। हमारे यहाँ तो 10 लाख में 10 दुकानें खोल देंगे भाई, इंटीरियर की क्या जरूरत है भाई? तो और उस इंटीरियर का, और इंटीरियर तो मैंने एक एग्जांपल बताया, उस इंटीरियर का फायदा होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, बैठते हैं। दूसरी चीजें कि लोग पार्टी दे देंगे, फ्री में खिलाएंगे, खाओ खाओ ओपनिंग में। हमारे यहाँ पे वो सब ट्रेंड नहीं है भाई, कहेंगे अरे फ्री में खाएंगे, इतना खर्चा करवा देंगे यार, पहले ही दिन अभी कुछ कमाया नहीं, खर्चा कर दें। पर बिजनेस मॉडल है भाई, लोग आएंगे, खाएंगे, टेस्ट करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे, 2-4 लोगों को पकड़ के लाएंगे, वो सब हमारे यहाँ नहीं चलता।
यहाँ पे चलता है गुजरात में। यहाँ पे तो मैं देखता हूँ लेडीज पकड़ लेती है लेडीज को कि भाभी आप पापड़ खाती हो? हाँ खाते हैं। हम बनाते हैं पापड़, बहुत अच्छा बनाते हैं। मतलब कितना बढ़िया सेल्स स्किल्स है। हमारे यहाँ पे लोग शर्माते रहेंगे, हाँ पापड़ कब पूछे, कहेगी कि पापड़ बनाते हैं। मतलब दिस इज द माइंडसेट मैं जिसका डिस्कशन कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की वाइब ऐसी है, यहाँ के लोगों की डीएनए में है बिजनेस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रमोटिंग द एनसेलरीज इंडस्ट्री अंडर द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम। भाई क्यों प्रमोट कर रहे हैं भाई? ये चिल्ला चिल्ला के बता दिया, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा एक ही बात? तो पर्पज है कि जो सप्लाई चेन है ना, जहां से छोटे प्रोडक्ट्स आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी। तो बड़ी कंपनी बंद ना हो इसलिए छोटी कंपनियां लगा दो उनके पीछे। तो बी इज द ऑप्शन। 25 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर गुजरात सपोर्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। हाँ भाई दोनों को कर रहा है ये। फिर है द स्कीम प्रमोट इमर्जिंग सेक्टर। हाँ ये भी कर रहे हैं। द स्कीम डिस्करेज टेक्नोलॉजी। ना भैया ये गलत बात है। तो 1 और 2 सही है, सो बी इज द ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा ब्रॉडर वे में आत्मनिर्भर गुजरात को समझेंगे। आज तो हम लोगों ने बैकग्राउंड समझा उसका, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। चलिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।